हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजीला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीला जाइज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाजा में जो ट्रंप एक पीस प्लान बनाया था, एक 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उस पर सहमति बन गई है। हमास ने भी मान लिया, इजराइल तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पहले से मानने के लिए तैयार थे। और अब 2 साल से लगातार जो संघर्ष चल रहा था, तो अब गाजा में शांति की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को जाने, लेकिन हमें ये त्रासदी किस तरह की रही, इस तरह के युद्ध क्यों हुए, इन सारी बातों को आज देखते हैं कि आखिर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी गाजा के लोगों को या इजराइल के लोगों को। क्या इस तरह की अशांतियां दुनिया का भला कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो चलिए हम इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं कि आखिर ट्रंप का पीस प्लान क्या है और किस तरह से वहां पे शांति स्थापना की संभावनाएं हमें दिखती हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो लगभग 2 साल से लगातार तबाही चल रही थी और उसके बाद इस खून खराबे और मानव संकट के बाद गाजा में अब आखिरकार शांति की एक किरण दिखाई देती है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक 20 पॉइंट्स का गाजा पीस प्लान, जिस पर कि इजराइल और हमास दोनों ने अब सहमति जता दी है। और ये जो समझौता है, ये 2023 से जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसको समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कोशिशें की। अब सवाल आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिशें की, जिसके तहत गाजा पीस प्लान लेकर के आए हैं, आखिर ये प्लान है क्या? तो चलिए इसे जानते हैं। ये एक योजना है जिसे कि 3 चरणों में 3 फेजेस में लागू किया जाएगा, जिसके तहत युद्ध विराम बंधकों की रिहाई होगी, गाजा के पुनर्निर्माण को शामिल किया जाएगा और पहले चरण के तहत हम देखेंगे इजराइल अपनी सेना को गाजा पट्टी के इलाकों से पीछे लेकर के जाएगा और उसके बाद जो अगले 24 घंटे में हम देखेंगे जो भी उनकी अग्रिम पोजीशन है उन्हें वे खाली करेंगे। उसके बाद के जो 72 घंटों के भीतर जो बचे हुए 20 जो बंधक हैं उनकी रिहाई की जाएगी हमास के द्वारा। अब सवाल आता है यहां पर, इस पूरी प्रक्रिया की आखिर निगरानी कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जिसमें और इसमें जो मध्यस्थ या मिडिल मैन की भूमिका निभाई, जिसने मीडिएटर रहा, वो रहा इजिप्ट। और बड़ी भूमिका में इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति। और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नहीं होते, वे इजराइल के ऊपर इस तरह से दबाव नहीं बनाते, तो ये तय मान के चलिए कि ये इतनी जल्दी यहां पर शांति स्थापना की संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, ना हमास ना ही इजराइल। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की यहां मैं आज तारीफ करूंगा इस बात पर कि उनकी जो भूमिका रही वो काफी बेहतर रही। अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो पहले चरण में अगर हम देखें तो सीज फायर लागू होते ही इजरायली सेना 24 घंटे में पीछे हटना शुरू कर देगी। इसके बाद अगले 72 घंटों में बंधकों की जो सूची है वो अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के द्वारा वेरीफाई की जाएगी, क्योंकि दोनों के पास बंधक हैं। फिलिस्तीनी बंधक इजराइल के पास हैं और जिन लोगों को अगवा किया था, बंदी बनाया गया था, उनमें से 20 जीवित व्यक्ति और बाकी उनके शव हैं जो लोगों को हमास ने माफ कीजिएगा, जिनको किडनैप किया था। अब यहां देखिए, वेरीफाई करने के बाद यहां पर एक चीज का राहत सामग्री को जो रोक लगा दी थी इजराइल ने, इस तरह के ट्रकों को अब लगातार एंट्री मिलेगी ताकि दवाई, पानी, भोजन इत्यादि गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा एक बैठक और की जा रही है जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में, जहां पे अमेरिका, मिस्र और हमास के प्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई। एक बैठक और अभी हाल में होने वाली है और जहां पर कि जब ये मिले तो सभी ने बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। और जो सेकंड फेज होगा, जो लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद लागू किया जाएगा, इसके तहत यहां देखेंगे कि जितने भी शेष बंधक हैं उनकी रिहाई की जाएगी, जो मारे गए नागरिक हैं उनके शवों को वापस किया जाएगा और गाजा से पूर्ण सैन्य वापसी इसके तहत की जाएगी। इसके अलावा गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें कि अरब देश और अमेरिका की एक बड़ी भूमिका होगी। दोबारा से आर्थिक मदद अमेरिका भी इसमें देगा ताकि इसका पुनर्निर्माण किया जा सके। यहां पर अगर हम देखें तो आखिर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी, अगर हम बात करें कि गाजा को क्या कीमत चुकानी पड़ी, तो इसे हम कह सकते हैं टूटे शहर की कहानी, क्योंकि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया है, पूरा शहर तबाह हो गया है। और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगभग इसमें 18,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। सोच के देखिए भविष्य की पीढ़ी का क्या हुआ।
और 20,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो चुके, अर्थात उनके माता पिता, उनका परिवार में अब कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं बचा। और 1.70 लाख से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं और आधे से ज्यादा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें 80% इमारतें, 90% स्कूल और लगभग पूरी की पूरी कृषि जमीन लगभग तबाह हो चुकी है और 54 मिलियन टन जो मलबा है वो फैला हुआ है। अगले 10 साल लग जाएंगे इस मलबे को साफ करने में। कुल मिलाकर के अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है इस अराजकता की गाजा ने। और ऐसा नहीं कि इजराइल ने इसकी कीमत नहीं चुकाई, इजराइल को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उनके ऊपर भी काफी अगर हम देखें तो एक तरह का आर्थिक झटका लगा है। उनके काफी जो सैनिक हैं वो यहां पर हताहत हुए हैं, कई सारे नागरिक उनके मारे गए हैं। अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 के दौरान अगर देखें तो हमास के हमले में यहां पर लगभग 1195 इजरायली नागरिक मारे गए थे और लगभग 254 लोगों को यहां पे बंधक बना लिया गया। तो इन बंधकों में से आज हम देखते हैं तो सिर्फ 20 जीवित हैं, रेस्ट ऑफ अगर देखें तो वो मारे गए वहां पर। अब अगर यहां पे बात करें कि युद्ध की कुल लागत कितनी रही, तो इस युद्ध की लागत रही है $43 बिलियन, लगभग हम इसे कह सकते हैं 3.80 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए किसी भी देश के बजट से भी एक बड़ी राशि है ये। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इतना पैसा ये लोग तरक्की पे, ग्रोथ पे खर्च करते तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन इन्होंने इसे आर्म्स एमुनिशन लड़ने में खर्च कर दिया। सोचने वाली बात है कि अगर आप उसी पैसे को तरक्की पे लगाएं तो रिजल्ट्स को चला गया और उसी पैसे को अगर हथियारों पे लगाते तो रिजल्ट तबाही में तब्दील कर दिए जाते, मलबे में बदल गए शहर। अगर यहां सैनिकों की बात करें तो लगभग 900 इजरायली सैनिक भी यहां मारे गए और 2025 में इजराइल की जीडीपी की अगर हम बात करें ग्रोथ रेट कैसी रहेगी तो लगभग 2.5% जीडीपी गिरने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर के देखें कि जिस तरह से गाजा मलबे में तब्दील हो गया उसी तरह से इजराइल की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। उनके काफी सारे सैनिक हताहत हुए हैं। इस तरह से हम देखें तो एक आर्थिक संकट के से गुजरने वाले हैं वो। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की भूमिका की, कि जिस तरह से उन्होंने यहां पे अपनी भूमिका निभाई। और एक तरह से यहां देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में कूटनीतिक पुनर्संतुलन बनाने की कोशिश की है। और अगर देखें एक न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह मिस्र जाने वाले हैं जहां वे इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध विराम समझौता हुआ है इस पर वे औपचारिक तौर पे हस्ताक्षर करें। एक तरह से गारंटी देने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब अगर हम यहां बात करें तो यहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि अगर वो चाहे तो बिल्कुल वो यहां पर शांति बना सकता है और एक तरह से मध्य पूर्व में शांति का निर्माता के तौर पर अमेरिका ने अपने आप को यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया है। तो कुल मिलाकर के यहां देखते हैं कि गाजा और इजराइल दोनों ने ही यहां पर बच्चे भी खोए, घर भी खोए, अपने भविष्य तक को खो दिया है। लेकिन यह जो समझौता है जो गाजा पीस प्लान लेकर के आए डोनाल्ड ट्रंप, जिस पे कि अब हमास और इजराइल दोनों सहमत हो गए, इसने अंधकार के बीच में एक छोटी सी उम्मीद की किरण या उम्मीद की लौ जगा के रखी है, जिससे हम मान सकते हैं कि मानवता अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर यहां पर शांति बनी रहती है, अगर इस समझौते से शांति बनी रहती है तो मध्य पूर्व में एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध होगा। क्योंकि हमास को जिस तरह से कहा गया कि हमास पूरे हथियार जमा करा देगा, वो फिलिस्तीनी सरकार से अपने आप को बाहर रखेगा, पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों से अपने आप को बाहर कर लेगा। अगर ये चीजें लागू हो जाती तो तय मान के चलिए जो एक ड्यूल नेशन या द्वि राष्ट्र सिद्धांत की जो बात की जा रही थी कि एक फिलिस्तीन भी बन जाएगा, एक इजराइल ऑलरेडी है, 2 राष्ट्र अगर बन जाएंगे तो इन दोनों राष्ट्रों के मध्य में शांति की स्थापना होगी। और जो लगभग 3000 सालों से जो ना हो सका, जिस जगह के लिए लड़ रहे हैं दोनों लोग, ये में भी हो सकता है कि इस पीस प्लान जो गाजा पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से मोस्ट प्रॉब्ली अगर माना जाए तो यहां पर शायद शांति स्थापना की गुंजाइश होती है। हालांकि इस चीज में दुनिया बिलीव करती है कि जब विनाश आता है तो उसके बाद पुनर्निर्माण भी होता है और विश्वास की एक नई शुरुआत भी होती है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कई बार प्रलय आए हैं और उस प्रलय के बाद एक फिर नई सभ्यता का जन्म होता है। उसी तरह से हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि जो गाजा में जो अब शांति की पहल की जा रही है,
अमेरिका की मध्यस्थता में, मिस्र की मध्यस्थता में ये जरूर अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी, हम सब उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? गाजा पीस प्लान क्या है, इसे मैंने बहुत ही संक्षिप्त, एक आम साधारण नागरिक को जो समझ में आ सके इस तरह की भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की। कोई टेक्निकल वर्ड्स या बहुत इसको कठिन बनाने की कोशिश नहीं की है, एक आम व्यक्ति से समझ सके, जो एस्पिरेंट्स हैं विभिन्न अलग अलग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वे समझ पाएं। और यहां वे इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर देखनी है मैप में। और ये सारे जितने मैप हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे के सारे आपको जरूर दिखाए जाएं, जरूर मिला करें। तो अगले वीडियो में इस बात का मैं ध्यान रखूं कि जो भी लोकेशन पे मैं बात करूं, क्योंकि बस आज ऐसा नहीं कर पाया, मेरी टेक्निकल टीम उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। रेस्ट ऑफ इनमें को आपने एटलस में जाकर के देखना है कि गाजा कहां पर है, इजराइल कहां पर है, इसको देखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लगातार इसी तरह से बने रहेंगे। आप हमारे साथ अगर अभी तक बने हुए, आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आज का विश्लेषण, ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं। मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजीलाज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजीलाज IAS। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपनी सीखने की जो कला है उसे विकसित करते, तो लगातार लर्निंग में बने। नमस्कार।